वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे थे हम। और जो आज हम पढ़ने जाएंगे पॉइंट नंबर 14। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। प्रकरण संख्या 2 है ये रीतिकाल में। प्रकरण संख्या 2 में आप पढ़ सकते हैं रीतिकाल में। जो भी आपके पेज नंबर से उन पास उन उसमें चले जाइए। बाकी ये पीडीएफ अगर आपके पास है तो आप पेज नंबर 337 पे यहाँ पे, ठीक है, 3337 लिखा हुआ है। यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। और इससे पहले हम बिहारी को, भूषण को, देव को, मतीराम को, चिंतामणि त्रिपाठी को, बहुत सारे रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों को हम पढ़कर आए हैं विस्तार से। और गौण कवियों को भी हमने एक एक लाइन पढ़ी है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो सकती है उनको विस्तार से चर्चा की। श्रीधर को देखते हैं कि श्रीधर या मुरलीधर के प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे ये। और संवत 1737 के लगभग उत्तर हुए थे। यद्यपि इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है, अतः ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भूषण तो हम दो पढ़ते ही हैं, मुरलीधर भूषण और भूषण। इसका हम जो भी कंफ्यूजन था वो सबका सब हम क्लियर करके आ चुके हैं। बट ये श्रीधर अलग है। मुरलीधर नाम से इनको बहुत कम लोग जानते हैं। ये श्रीधर नाम से पूछता है कि श्रीधर की रचना कौन सी है। तो जंगनामा हमको याद होना चाहिए कि जंगनामा जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है ये, श्रीधर की। जिससे फर्रुखसियर और जहानदार के युद्ध का वर्णन है। तो और ये बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि, ठीक है। हालांकि इनका एक ही महत्वपूर्ण है, जंगनामा, बस और कुछ याद नहीं रखना। 15वें नंबर की कवि में हम पढ़ेंगे सुरती मिश्र को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है सुरती मिश्र का। ये आगरा का। अब क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ रचना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ रचना, ठीक है ना। एक कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि सुरती मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला और बिहारी सत्सई की अमर चंद्रिका टीका लिखी है। अब देखो, पूछा जाता है कि अलंकार माला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो अलंकार माला। भाई देखो, मुझे मैं जब भी अलंकार की बात करता हूँ तो मुझे माला की याद आती है। तो किसकी सूरत याद आती है? माला की सूरत याद आती है। तो अलंकार माला जो है सूरती मिश्र की रचना हो जाएगी। पर ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण है अमर चंद्रिका। ये एग्जाम में 10 लाख बार, 20 लाख बार पूछी गई है कि अमर चंद्रिका रचना किसकी है? सूरती मिश्र की, ठीक है ना। और किसकी टीका है ये? बिहारी सतसई की टीका है ये। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अमर चंद्रिका वाला प्रश्न। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ दिल्ली के बादशाह मो- मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची है, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छे परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त वेताल पंचविंशति का ब्रजभाषा में गद्य अनुवाद भी किया है। इनकी कुछ विकृति ग्रंथ नीचे दिए हुए हैं। अलंकार माला हम पढ़ के आ चुके हैं। रस रत्न माला है, रस रस है, रस ग्राह्य चंद्रिका है, नक्शिक्य काव्य सिद्धांत है और रस रत्नाकर है। वैसे ये इतने महत्वपूर्ण है नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन पे हमने चर्चा कर ली है। अलंकार माला ही की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है, जिसमें भी अलंकार के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? हम पढ़कर आए थे। भाषा भूषण जो था वो जसवंत सिंह जी का ग्रंथ था, जसवंत सिंह जी का। इसको हम पढ़कर आ गए थे, ठीक। अलंकार माला की रचना जो है इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं। ठीक बा, ठीक बा। नीचे देखो पंक्तियां दी गई है यहाँ पे। हिम सो हर के हास तो जस मालोपम ठान, सो असंगति कारण अवर कारण और ठान, है ना। मालोप और असंगति अलंकार की यहाँ पे बात की गई है। पर पंक्तियां बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद नहीं रखना है आपको। सूरती मिश्र की बात कर रहे हैं कि इनके ग्रंथ सब मिले नहीं है, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं, ठीक है। प्रकरण संख्या 2 रीतिकाल पढ़ रहे हैं हम। 15वें नंबर के कवि इधर सूरती मिश्र, ठीक है। साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में कोई विशेषता तो नहीं जान पड़ती है, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्शिक तो इनका, नक्शिक में कविता दिया हुआ है जो इनका फेमस है कि तेरे ये कपोल बाल अति ही रसाल मन, जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। पौन समान जाहि कीजे उपमान, अरु बापुर मधुकुल की देह जारियत है। ने कुदर पन समता की चाह करी कहूँ, भय अपराधे सुचित धारियत है। सुरति सो याहि ते जगत बिच आज होलो, उनके बदन पर छार डारियत है। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। नीचे चलते हैं। कविंद्र नाम से कवि है, कविंद्र उदयनाथ नाम से।
तो कभी हो सकता है पूछ लें कि कविंद्र का उपनाम क्या है, उदयनाथ, या उदयनाथ कवि का दूसरा नाम क्या है, कविंद्र। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और हम कालिदास को पढ़ के आ चुके हैं। वर वधु विनोद नाम से इनके एक महत्वपूर्ण रचना हम पढ़ के आए। पुत्र थे, संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका एक ग्रंथ है रस चंद्रोदय नाम से। तो देखो कविंद्र तो वैसे भी एक नाम लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना, बिल्कुल। रस चंद्रोदय यूनिक नाम है ना, कोई ऐसा रसराज इस टाइप से मिलता जुलता नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा रस चंद्रोदय, जिसका रस चंद्रोदय में द आ रहा है, कविंद्र में भी द आ रहा है, ठीक है ना। इनका एक फेमस ग्रंथ है ये। इसके अतिरिक्त इन ये जो गौण ग्रंथ है ना भाई, ये सीधे सीधे पूछा जाता है, इनका कुछ ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ ये है कि यूं महत्वपूर्ण रचनाओं की तरह सीधा नहीं पूछेगा कि चलो ये बताओ क्या बोलते हैं कि विज्ञान गीता किसकी रचना है, नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। क्या होगा ना, युग्म बनाकर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, या मिलान करने के लिए देगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देना चाहिए कि रस चंद्रोदय किसका ग्रंथ है, क्योंकि बहुत गौण कवि हैं ये, है ना। विनोद चंद्रिका जोग लीला नामक इनकी दो पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय समतल 1804 में बनी हुई मिलती है। अतः इनका कविता काल इतना इतना ठहरता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह के यहाँ पे बहुत दिनों तक रहे, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रस चंद्रोदय नाम से पता चल रहा है कि श्रृंगार रस का एक अच्छा ग्रंथ है। इसकी भाषा मधुर है, प्रसाद पूर्ण है, और वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी अच्छे करते हैं। इनके दो कविता नीचे दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल हमको नहीं पढ़ने हैं, हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं। नीचे चलते हैं। श्रीपति नाम से एक नए कवि हैं। श्रीपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर जो हम पढ़ के आए थे, वो श्रीधर पढ़ के आए थे पहले हम, ठीक है ना। श्रीधर या मुरलीधर नाम से एक कवि थे, वो पढ़कर आए थे। ये है श्रीपति। श्रीधर की पढ़ के आए थे हम जंगनामा, तो सिर्फ इतना सा ही महत्वपूर्ण और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीपति की काव्य सरोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य सरोज ये लिखी हुई यहाँ पे, और एक है सरोज कलिका, ठीक है ना। सरोज कलिका नाम से रचना है, सरोज कालिका या सरोज कलिका। 1000% इंपॉर्टेंट है। अगला जो भी एग्जाम होगा, लिखी हुई नहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। श्रीपति जो है कालपी के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ लिखा था इन्होंने, जिसके अतिरिक्त निम्न ग्रंथ और भी हैं। कवि कुल कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका। आ गई बात अलंकार गंगा। तो सरोज कलिका वेरी इंपॉर्टेंट है, और काव्य सरोज जो है श्रीपति का वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य सरोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार से किया गया है। इनकी डिटेल हमको उतना ज्यादा महत्वपूर्ण याद नहीं रखनी है, बस पढ़ लेते हैं क्योंकि शुक्ल जी पढ़ रहे हैं हम। दोषों के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद्य रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। काव्य स्रोत बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याकरणिक परिभाषा चल गई होती, तो आचार्य तो ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। इन्होंने उन्होंने इनकी बहुत सी बातें जो कि त्यों अपने काव्य निर्णय ग्रंथ में चुपचाप रख ली है। काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है? भिखारी दास का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पूरे रीतिकाल में। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इसमें उच्च कोटि का था। रचना विवेक उनमें बहुत ही जागृत और अत्यंत रुचि परिमार्जित थी। झूठे शब्द आडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ और भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्णन विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित पाए जाते हैं। पावस ऋतु का दो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है पावस ऋतु से संबंधित, कि जल झरे झूमे मानो झूमे परसत आए, दसहु दिसार घूमे दामिनी लये गए, और धूरी धार घूम रे से धुंधारे कारे, धूरवान धारे धावे 2606 श्रीपति स्तुप कवि कहे घीरी घीरी गहराई, तकत अतन तर तावते तये तये, लाल बिनु जैसे लाल लाद चादर रहेगी याद, कादर करत मोहि बादर नए नए। बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ये कादर वादर कुछ याद नहीं रखना है। नीचे चलते हैं पंक्तियां छोड़ के। बिल्कुल वीर नाम के एक कवि हैं कोई, भी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कास्ट थे। कृष्ण चंद्रिका नाम का रस और नायिका भेद का ग्रंथ लिखा है इन्होंने।
और कविता साधारण है बिल्कुल, और वीर रस का कवित्व देखिए, ठीक है, नीचे नहीं देखना है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। वीर ये दिल्ली का कवि है, कृष्ण चंद्रिका इनकी रचना है, ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, कभी आ जाए तो भूरी बिसरी नज़र से निकालनी होती है, सब रचनाएं हमको याद नहीं करनी होती है, ठीक है ना, हमारी मेमोरी में फिट नहीं करनी होती है। कृष्ण कवि 19वें कवि है, रीतिकाल प्रकरण संख्या 2 हम पढ़ रहे हैं, उसमें 19वें कवि कृष्ण कवि है। बिहारी के पुत्र नाम से प्रसिद्ध है ये, कोई लोग कहते हैं कि दत्तक पुत्र है गोद लिए हुए, और कुछ लोग कहते हैं कृष्ण कवि जो है बिहारी के पुत्र है, प्रसिद्ध है। बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की टीका जो है ना, इन्होंने भी लिखी थी। महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः ये निश्चित है कि टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी है। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे। अतः ये टीका भी 1785 से लेकर 90 के बीच में रही होगी। इसमें कृष्ण कवि ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं। अभी शुक्ल जी स्वयं खुद कह रहे हैं, जबकि कुछ जगह मिलता है कि दोहों को कवित्व में कन्वर्ट किया है, लेकिन शुक्ल जी स्वयं अपने शब्दावली में यहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहारी सतसई को दोहे से सवैया छंद में कन्वर्ट करने वाले कौन थे, या अनुवाद करने वाले कौन थे, ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, ठीक है ना, कौन थे? कृष्ण कवि। और कृष्ण कवि कौन है? पुत्र पुत्र पुत्र, प्रिय प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र, ठीक है ना। इस टीका में कृष्ण कृष्ण कवि ने दोहे के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये बनाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्पष्ट किया है। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं, वे इस टीका के प्रधान अंग है। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच में रखे गए हैं। बहुत बढ़िया। इनकी सी भाषा सरल और चलती है, अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी हुई है। दोहों पर जो सवैया इन्होंने लगाए हैं, उनकी इनकी सुहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके नीचे सवैये दिए गए हैं। मैंने कभी भी कृष्ण कवि को इतना महत्व नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा महत्व दिया है कि भाई सवैया छंद में कन्वर्ट किया है, बिहारी के पुत्र है और बिहारी सतसई की टीका लिखी है। पर क्यों नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी है ना, कभी हो सकता है दे दे कि ये किस कवि के बारे में कही है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में बड़ा नाम है, और कृष्ण कवि तो फिर देखा जाए तो फिर कवि जिसके नाम में कृष्ण आ रहा है, फिर वो तो अपने आप में बड़ा होगा ही, सही ना। तो ये पंक्ति आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, कभी इनको पढ़ जाना। भाई काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग है। तो पहला तो दिमाग हमारा यही चल जाएगा कि यार टीका की बात हो रही है, और टीका जो है प्रधान टीका किसकी लिखी गई है? बिहारी सतसई की। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में है बिहारी सतसई। तो ऐसे ट्रिक बना लेना कि काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग है, अर्थात बिहारी सतसई के प्रधान अंग है। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच रखे गए हैं, और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी को पढ़ते हैं, पद्माकर को पढ़ते हैं, परंतु कृष्ण कवि को नहीं पढ़ते हैं। फिर भी ये पंक्तियां कृष्ण कवि के लिए आई है। तो बिहारी ने कोई भी टीका नहीं लिखी है, पद्माकर की कोई टीका हमको प्रसिद्ध याद नहीं है, पर हम कृष्ण कवि को सिर्फ टीका के लिए पढ़ते हैं, इसलिए ये पंक्तियां अगर आ जाए तो अब टीका के संबंध में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कवि का उल्लेख करना। नीचे ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी भाषा सरल और चलती है, अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी हुई है। दोहे पर जो सवैये इन्होंने लगाया, अब यहाँ से आपको समझदार होंगे तो पता चल जाएगा कि दोहे पर जो सवैये इन्होंने लगाया है ना, उसमें बहुत अधिक सहृदयता है, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। तो आपको पता चल जाएगा ये तो कहीं ना कहीं कृष्ण की बात ही हो रही है यहाँ पे, है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया है ना, मतलब जो दोहा था ना उसको कन्वर्ट कर दिया है सवैये में। इस शीश मुकुट कटकाच ने कर उरली उर्माल, ये बानिक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। यार कि भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत छवि का वर्णन यहाँ पे जो बिहारी ने किया था ना, उसी को सवैया छंद में कन्वर्ट किया है। हालांकि तो दोहा छंद है, तो दोहा है तो जाहिर सी बात है बिहारी का स्वयं का होगा, आप कृष्ण का मत सोचना। शीश मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्मान, यही बानिक मोह मन सदा बसो बिहारी माल, बसो बिहारी लाल। अब नीचे पंक्तियां दी हुई है, यहाँ पे देखो क्या दी हुई है, ये देखो ये सवैया देवा है ना 4 पंक्तियों का, ये कृष्ण कवि का है, जो कि बिहारी सतसई से कन्वर्ट किया गया है, यानी बिहारी की पंक्तियों से। क्या पंक्तियां हैं? 2626, कैसे पढ़ू इसको मैं? 2626 किरीट बन्यो, रोटी साल ही बनमाल रसे। जाहिर सी बात है सब यही तो है, लोग कहते हैं कवित्व में कन्वर्ट किया है। कवित्व होता है तो फिर पढ़ने में अलग आता ना, है ना। तो 2626 किरीट बन्यो, रुचि साल ही बनमाल रसे, कर कंज ही मंजूररी, मुरली कछरी कटि चारु प्रभा बरसे। और कवि कृष्ण कहे लखि सुंदर मूर्ति, यो अभिलाष हिय सरसे, वह नंद किशोर बिहारी सदा, यही बानिक मोहिए
मांझ बसे। अब वो पंक्तियाँ वही थी जो कृष्ण की एक अद्भुत छवि है वो मेरे अंदर बसी हुई है। तो इन्होंने भी 4 पंक्तियों में सवैयों में थोड़ा डिटेल के साथ अपने मन में बसाने वाली छवि कृष्ण की बता दी है कृष्ण कवि ने बिहारी सत्सई के बारे में या बिहारी की पंक्तियों के बारे में। ये हमने पढ़े कृष्ण कवि के बारे में। थोर ही गुण रीझते बिसराई वह बानी और तुम काना मनो भय आज कुल के दानी। बहुत बढ़िया। अब इसकी पंक्तियों को भी नीचे अनुवाद किया हुआ है जो कि बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। 20वें नंबर पे हम कवि पढ़ेंगे रसिक सुमति के नाम से। ठीक है ना। रसिक सुमति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है कि डिटेल में तो सिर्फ बहुत कम कवि है जिनका पूछा जाता है। इनका सिर्फ वही बात है कि एक आध जो है रचना दे दी और मिलान के लिए दे दिया, एक कभी कुछ दे दिया, नहीं तो याद हो जाती है। सिर्फ है ना कंठस्थ नहीं करनी होती है, बस हमको उन पंक्तियों से उनको सिर्फ आंखों से निहारना होता है बस, है ना। और आंखों से निहार के उनको दिमाग में फिट करना होता है। ठीक बा ठीक बा। रसिक सुमति जो है ईश्वरदास जी के पुत्र थे। संवत 1785 में पैदा हुए थे। अलंकार चंद्रोदय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनका ग्रंथ हो जाएगा रसिक सुमति का, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। ठीक है, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। अलंकार चंद्रोदय आप समझदार हो, रस निरूपक है, सर्वांग निरूपक है, अलंकार निरूपक है। बिल्कुल अलंकार ग्रंथ है जो कि कुवलयानंद के आधार पर बनाया गया है। साधारणतः अच्छी है पद्य रचना। प्रत्यय नेक का लक्षण उदाहरण एक ही दोहे में दिया हुआ है। प्रत्यय कोई अलंकार है उसका, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। नीचे एक कवि है। अतः हमने पढ़े जो रसिक सुमति सिर्फ उनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। शुक्ल जी को पढ़ना अच्छी बात है परंतु पूरा पढ़ के पूरा नहीं दिमाग में घुसाना होता है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कवियों को, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और जहाँ शुरुआत होती है किसी भी कालखंड की उनको थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है ना। शुक्ल जी कहते हैं ना 50 बार पढ़ ली मैंने, 10 बार पढ़ ली, तो वो पूरी बार बार पूरी रिपीट नहीं करते, पूरी की पूरी। वो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रिपीट करते हैं वो। ठीक है ना। ये एक एक शब्द एक एक कवि को, महत्वपूर्ण कवियों को बार बार पढ़ते हैं वो। अब अगले कवि 21वें गंजन नाम से। अब गंजन हो चाहे मंजन हो, आपको तो मंजन पढ़ना था, मंजन हमने पढ़ लिया है। और मंजन की जनक पची से मैंने आपको याद करवा दी है, वो भूलना नहीं चाहिए, आपको याद हो नहीं चाहिए मंजन की। ठीक है। मंजन नहीं मंडन, मंडन कवि की। मंजन तो मधु मालती वाला है, वो तो अपने सूफी कवियों में जब पढ़ते हैं 1545। ठीक है ना। दो उपनायक नायिका और उपनायक नायिका वाली है ना, प्रेमा ने ताराचंद। ठीक है ना, वो वाली अलग है वो। ये गंजन कवि है। गंजन ये काशी के रहने वाले थे, गुजराती ब्राह्मण थे। कुछ भी याद नहीं करना, मैं बता दूंगा जो याद करना होगा उसी को अंडरलाइन करना है। 21वें कवि है। प्रकरण संख्या 2 रीतिकाल। कमरुद्दीन खान खुलासा नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया। भाव वेद रस वेद के साथ छठ ऋतु का वर्णन भी है। इस ग्रंथ में इन्होंने पूरा वंश परिचय दिया है। अपने प्रपिता मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा भी की है। कमरुद्दीन खान दिल्ली के बादशाह के वजीर थे, भाषा काव्य के प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब की है। ठीक है, उनके द्वारा कवि का बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। उपयुक्त ग्रंथ अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत अमीरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिराए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा, बस आपकी आत्मा को शांति मिल जाए इसलिए मैं आपको शुक्ल जी पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी, बस इसलिए हम पंक्तियां नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिर्फ जो उनकी लिखी हुई पंक्तियां उनको छोड़ दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं है। एक कविता सवैया नीचे दिया गया है। मीना के महल जर बाप दर पर्दा है, अल भी फनुसन में रोशनी की रागनी। बिल्कुल भी रोशनी याद नहीं करनी है आपको, नीचे चलते हैं। लगभग 57 कवि तो इसी में दिए है ऋतिकाल के अंदर, जो ऋति ग्रंथकार कवि है ना उसमें। फिर नीचे जो दूसरा चैप्टर है उसको अलग दिया है। ये अली मुहिब खान है प्रीतम, बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपको। ठीक है ना। आगरे के रहने वाले थे, खटबल बाईसी नाम से ग्रंथ मिलती है इनकी। ठीक है ना। तो ठीक है, ये रचना हमको थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि यहाँ से रस की कृति है यार, तो अपने आप में भिन्नता तो इसमें वैसे ही मिल गई ना कि खटबल बाईसी जो है वो भाई 22 खटमलों को पकड़कर एक रचना बना दी उन्होंने। बोला लिखो लिखो लिखो, फिर उनको सुनाई होगी, हो सकता है खटमल उसके बाद जिंदा रहे होंगे नहीं रहे होंगे। किसने लिखी है ये? अली मुहिब खान ने। अली मुहिब खान, जिसका उपनाम है प्रीतम 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 प्रीतम। ठीक है। गाना आता है ना वो, आ रे प्रीतम प्यारे। नीचे चलते हैं। ये वीर रस को लेकर भी ग्रंथ रचे हैं। पर किसी वो रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा है। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खान साहिब ने किया है। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में मिलता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही रस में पर्याप्त होता है।
तो वैसे भी हास्य रस की बात आते हैं, आप चले जाओगे प्रीतम के पास, अली मुहिब खान के पास में, जिनकी रचना है खटमल 22। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना, जो कि हास्य रस की रचना है। नीचे देखो दिया हुआ है, आलम्बन मात्र का वर्णन ही रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम साहित्य में क्षेत्र में हास के आलम्बनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी हुई रूढ़ी परंपरा मिलती है। संस्कृत के नाटकों में खाओपन और पेट की जिंदगी बहुत कुछ बंदी सी चली है। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई है। अधिकतर ये हुआ है कि हास्य रस के आलम्बन रहे हैं। खान साहब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया है। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस तरह ये संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है ना, कमला कमलेश्यते हर्ष्यते हिमालय, क्षीराब्दो च हरिष्यते मने मृत्यु, मृत्यु न संकया, है ना। इनका गंभीर हास है, क्षुद्र और महत्व के अभेद की भावना उनके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खान साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। और इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, बहुत अच्छी बात है, सिलेबस बचा 12 और खटबिल 22 से भी बहुत काल तक स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है, तो याद रखना। ठीक है, प्रीतम कवि का अली मोहित खान जो भी नाम था उनका हमने पढ़ा। ठीक है, अली मुहिब खान। ठीक है, वैसे ऑप्शन देके याद आ जाएगा, दिमाग में फिट नहीं करनी ये सब बातें। ठीक है ना। अगले कवि कौन है भाई, ये हो गए कवित्व वगैरह। ठीक है, चलते पंक्तियां छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 21वें कवि आ जाए 23वें कवि है भिखारी दास। रीतिकाल प्रकरण संख्या 2, भिखारी दास बहुत 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 इंपॉर्टेंट कवि है। जितने देवदत्त द्विवेदी है, जितने मतीराम है, जितने भूषण है, जितने पद्माकर है, जितने केशव दास है, जितने बिहारी है, उतने ही इंपॉर्टेंट है भिखारी दास। और ऐसे इंपॉर्टेंट कवि गिनती के 10-15 हैं, उन्हीं को हम रिवाइज करें तो हमारा काम चल जाएगा। गौण कवि है तो हम क्या करेंगे, तथ्य जो होते हैं नोट्स में लिखे हुए होते हैं उनको देखते रहेंगे, है ना। ज्ञानी हमको बनना है नहीं है, 100 में से 100% हमको लानी नहीं है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, बस इससे मतलब है। उसके बाद क्या होता है ना यार, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो सिर्फ ऐसी है कि आपको चाहोगे तो भी आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पर्पज से पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा है बिल्कुल, है ना। आपको थोड़ी बहुत विसल देव रासो याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत पृथ्वीराज रासो याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रामचरितमानस। अगर एक भी चीज़ आपको पूरी याद है ना तो आपका काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपने मानस पूरी पढ़ रखी हो सकता है पृथ्वीराज रासो, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक ये चीज़ है कहीं ना कहीं, है ना। उतने टाइम में आप शुक्ल जी वाली पुस्तक पढ़ते हैं या इन थोड़ी थोड़ी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। वो बात तो लगेगी, हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि यार तुमने मानस पढ़ी है क्या पूरी। भाई तुम्हारी जो व्यवस्था है वो मुझे मानस पूरी पढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। मेरे सिलेबस में जब बालकांड या उत्तरकांड लगा हुआ है तो मैं मानस कहाँ से पढ़ूंगा, ये बताओ पहले से बताओ। हालांकि मानस लोग अलग से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल पे कि भाई मैं मानस की एक पंक्ति पढ़ूंगा या एक चौपाई से लेकर मतलब एक दोहे से लेके एक चौपाई, एक दोहे से लेके दूसरा दोहे तक, क्योंकि बीच में काफी सारी चौपाई आती है ना, वहां तक पढ़ूंगा। उसमें मास पारायण दे रखे उतने मास पारायण पढ़ूंगा, भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन लेते हो ना, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। वैसे भी आप रेजोल्यूशन लो कि मैं शुक्ल जी को पढ़ूंगा प्रतिदिन, एक कवि तो कम से कम डेली पढ़ूंगा। जैसे कबीर को कभी पढ़ लिया आपने डेली, अगले दिन आपका मन हुआ चलो आज तुलसी को पढ़ते हैं, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट कवि है उनको पढ़ो, बस सबको नहीं, इम्पोर्टेंट कवियों को। रिवीजन के टाइम पे शुक्ल जी से भिखारी दास को पढ़ेंगे भाई। ये प्रतापगढ़ जो है अवध के पास में क्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता जो है कृपाल दास थे, पितामह वीरभानु थे, प्रपितामह राय रामदास थे। वृद्ध पर यार शुक्ल जी भी मतलब क्या मजाक लिख करते हैं, एकदम मजे लेते हैं, नहीं पूरे खानदान का नाम लिख दिया है यहाँ पे, ऐसा है बिल्कुल ऐसा है। नाना नानी पड़ोसियों का भी नाम लिख देते, पता चल जाता हमको। दास जी के पुत्र अवधोष लाल है, पौत्र जो है गौरी शंकर थे, और इनके जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। वो नहीं थे यार, आप उनका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा है। अब जो भिखारी दास के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उनकी रचना है और भिखारी दास की काव्य की विशेषता है, बस। वंश परंपरा में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, शुक्ल जी तो मजे लेते हैं। रस सारांश से 10 लाख बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी और आसानी से याद हो भी जाएगी क्योंकि आसान रचनाएं हैं। रस सारांश छंद और नौ पिंगल बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, कोई भी डाउट नहीं रखना है इसमें अपन को। काव्य निर्णय 1,00,000 बार 2 लाख बार पूछी गई है, जबकि काव्य रसायन में आपको देव की रचना बता के आया हूँ। काव्य रसायन और शब्द रसायन जो है देव की रचना बता के आया हूँ मैं, एक ही रचना है ये। काव्य रसा को रसायन को ही शब्द रसायन कहते हैं, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। प्रश्न आता है ना, सर्वांग निरूपक, अलंकार निरूपक, रस निरूपक,
बस आपको दिमाग में फिट कर लो इनको कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, टर्मिनोलॉजी। लेकिन जब आप लेक्चर पूरे देखेंगे ना, तो टाइम टू टाइम पुराने लेक्चर ये सब, तो आपको पता चल जाएगा सर्ववाद निरूपक का मतलब क्या है, रस निरूपक का मतलब क्या है, ठीक है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है यार कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबने नेट क्वालिफाई है, कोई तो गवर्नमेंट जॉब है ऑलरेडी, लेकिन पढ़ाने की आदत ऐसे सातवें क्लास के बच्चों की तरफ लग गई है कि ऐसा समझाते जैसे कोई सातवें क्लास के बच्चे हैं। यार इतना भी ज़्यादा नहीं समझाना होता डिटेल में, नहीं, इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। रस सारांश, छंदोर्णो पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, बिल्कुल नाम प्रकाश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये चार रचनाएं जो हमने बात की, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी छंद प्रकाश भी है, ठीक है, छंद प्रकाश भी है और शतरंज शती का भी है। अमर प्रकाश उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम अमर चंद्रिका पढ़ के आ गए, टीका, ठीक है, दो तीन बिसर के, बाकी तो ये पांच रचना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। रसारा, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, शतरंज शतीकर, एक विष्णु पुराण नाम से भी रचना लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विशेषता दी हुई है थोड़ा सा, तो थोड़ी थोड़ी विशेषता याद होनी चाहिए हमको। भाई देखो काव्य निर्णय जो है ना, पता नहीं चल पा रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है कि अरे रस निरूपक ग्रंथ है या अलंकार निरूपक ग्रंथ है या छंद निरूपक ग्रंथ है ना, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ अलंकार चंद्रोदय किस प्रकार का ग्रंथ है, खुद कह दोगे भाई अलंकार प्रिय, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। लेकिन काव्य निर्णय में निर्णय नहीं कर पा रहे, अतः निर्णय नहीं हो पा रहा, तो समझ जाओ कि वो कौन सा ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक, अर्थात काव्य के सभी अंगों को लेकर उसमें रचना की गई है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है वो, सर्वांग। तो काव्य निर्णय में भिखारी दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के बाबू, भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना, ये देखो कैसे कैसे शब्दावली करते हैं, बाबू, अब बाबू सोना ये तो अलग शब्दावली हो जाती है, लोग इसको गलत अर्थ में ग्रहण करते हैं। भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति, हिंदुपति याद रखना अपन, और कुछ याद नहीं रखना। राजा हिंदुपति सिंह के आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वी सिंह के में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरगंज द्वारा छल से मारे गए हैं, ये भी याद नहीं रखना है अपन को। और ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1807 में इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, अतः उनका कविता काल संवत 1785 से लेकर संवत 1807 ही मान सकते हैं, ये भी याद नहीं रखना है हमको। काव्यांगों में निरूपण में दास जी का सर्वप्रथम प्रधान स्थान है, सर्वप्रधान, अर्थात जो काव्य के जो विविध प्रकार के अंग होते हैं ना, उनमें विस्तार से चर्चा करने वाले इनका भी बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों पर औरों से ज्यादा विस्तृत प्रतिपादन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दास जी आ जाए ना तो एक बार तुलसीदास पे ज्यादा मत चले जाना, भिखारी दास ज्यादा इंपॉर्टेंट, दास जी आ जाए तो। हालांकि तुलसीदास तो इंपॉर्टेंट है इसे अपने स्थान पे। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति ने इन्होंने बहुत कुछ लिया है। श्रीपति जो हम पढ़ के आए थे, इससे पहले काव्य सरोज वाले लेखक जो है, सरोज कलिका वाले, उनसे इन्होंने बहुत कुछ लिया है चुपके चुपके, मतलब ऐसा लिया है कि यार कॉपी का कॉपी भी नहीं लगे और अनुकरण का अनुकरण भी हो जाए। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है। देखो लिखा हुआ है कि हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। और हमें बता चुका आपको रसाभास क्या होता है, जब हम रस पढ़ते हैं तब। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है, दोष को कुछ परिहार हो जाता है, पर ऐसा सर्वत्र नहीं होता है। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही अधिक व्यापक करना चाहा है और कहा है कि श्री मानन के भुवन में भोग्य बामिनी और किनको सुकिया में गणेश नु कवि सिर मोर, बहुत बढ़िया। पर ये याद नहीं रखनी है अपन को, पर ठीक है याद रखना कि इस प्रकार की पंक्तियां जो है वो भ वाली पंक्तियां जो है ना, जो आ रही है ना इसमें, श्री मानन के भुवन में भोग्य भामिनी भोर, है ना, तो ये भ वाली पंक्तियों से आपको आभास हो जाएगा यार कहीं भिखारी दास की तो नहीं है। वैसे ये पंक्तियां पूछी नहीं गई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कभी पूछी है तो, पर आप लगा दोगे अब, ठीक है ना। स्त्री मान के जो भवन में है भोगे भामिनी और तिनको सुकिया में गने, यानी कि अपने ही पत्नी जान के गिनते हैं, तू कवि सिर मोर, बहुत बढ़िया। पर ये कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती, अर्थात श्रृंगार भी जो है ना कहीं वही माना जाएगा जहाँ पे खुद की प्रेमिका से, खुद की पत्नी से किया जाएगा। लेकिन जब परकिया अर्थात किसी पड़ोसी के वहां पे जाकर हम प्रेम प्रसंग रचा रहे हो तो उसे रसाभास कहेंगे, रस की स्थिति नहीं कहेंगे। रसाभास मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि भले कितनी भी बड़ी कॉमेडी हो रही हो, कितनी भी बड़ी हास्य रस की उपस्थिति हो रही हो, किसी भी रस की उपस्थिति हो रही हो, परंतु
अगर वो सही दिशा में नहीं है ना वो रस, तो वो रस नहीं कहलाएगा, रसाभास कहलाएगा। जैसे यदि एक गुरु किसी प्रकार का हास्य मजाक कर रहा है अपने शिष्यों के साथ में, या किसी भी प्रकार से नॉर्मल है ना, परिहास या उपहास टाइप से, उपहास ही ठीक होता है वैसे, प्रयास तो नहीं करना चाहिए। पर हाँ, तो उसे हम हास्य रस में काउंट कर सकते हैं। तो कोई शिष्य यदि गुरु की, या फिर जैसे मान लो बड़े बड़े संतों की अगर हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो वह हास्य रस के अंतर्गत नहीं आता है, उसे रसाभास कहते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पंक्तियाँ पढ़ी है रसाभास वाली कि श्रृंगार रस का रसाभास कैसे होता है ना, कि जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला विलास विचित्ता विभोग किलन किंचित, मोटा इत्ता कुट्टमित्ता विभ्रम ललित वेहत मध्य तपन। ये याद नहीं रखना है, बस हम पढ़ रहे हैं, बस है ना, इनको दिमाग फिट नहीं करना है। मोगद्दे विक्षेप कुतूहल हसित चकित और केली, इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया है, तो कोई नई बात नहीं की है, ठीक है। इसके बाद है कि ये चौंकना तब होगा जब हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा, साहित्य शास्त्र का समय का दंड न होगा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना, ठीक है। अतः भिखारी दास जी के आचार्यत्व के संबंध में हमारा यही कथन है कि जो देव आदि के विषय में है, यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते हुए दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है। और परिस्थिति ये भी लाचार थी, इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं तो भ्रामक है, और उदाहरण भी कुछ स्थल पर अशुद्ध है। अब ये पंक्तियां हम जो पढ़ रहे हैं भिखारी दास के संदर्भ में नहीं है, ये पूरी रीतिकाल की विशेषता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अनुकरण किया है, अनुकरण में इन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक शब्दावली का हेर फेर किया है। जो चीजें इनको खुद को डिफिकल्ट लगी है उनको इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे उपादान लक्षणा लीजिए, इनके मतलब इन्होंने नहीं किया है, किन्होंने नहीं किया है, भिखारी दास ने नहीं, पूरे रीतिकाल के पूरे कवियों ने। इसीलिए किसी को भी आचार्यत्व का पूरा पूरा दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत मजे लेते हैं शुक्ल जी, कभी कभी तो इतने तारीफ कर देते हो, लास्ट में लिख देते हैं कि इसमें ये कमियां जरूर पाई जाती है। भाई जब कमियां पाई जाती है तो इतने बेहतरीन तारीफ क्यों किया आपने, ऐसा है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य दे देंगे ये, लेकिन वहीं पे चंद्रप्रदाय के नीचे 4 पंक्तियों में कमियां बता देंगे ये। हालांकि ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका एक नजरिया अलग है। भिखारी दास जी ने साहित्य को परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है, देखो अब तारीफ आ गई। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः उन्होंने उसका विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया था ना, जाति विलास में हमने पढ़ा था, जिसमें नाई धोबी सब आ गई थी। पर दास जी ने रसा भाव के डर से मर्यादा के ध्यान में रखकर, आलम्बन के रूप में न रखकर दूती के रूप में किया है। रस सारांश में नाइन नाटिन धोबिन कुम्हारिन बरेन संपद्रूतियाँ मौजूद है। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी रचना में विभिन्न प्रकार की जातियों की महिलाओं के व्यवहार का वर्णन है, भिखारी दास की कौन सी रचना में, तो हम रस सारांश पे क्लिक करेंगे, रस सारांश पे क्लिक करेंगे, न कि छंदार्णव पिंगल पे, न कि काव्य निर्णय पे। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनोखा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है, भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संगीत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त उन्होंने, मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ज्यादा आपको, पर बताना ठीक है ना, बीना जी प्रदीप जी। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति के सूक्तियां भी बहुत सी कही है, जिसमें उपकी वैचित्र्य अपेक्षित होता है, ठीक है। मुझे से बोल के बता दीजिए, लिख के बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत है और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही है, जिसमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव जैसी ऊंची ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें बहुत कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती है। जिस बात को ये जिस ढंग में चाहे उस ढंग में बहुत विलक्षण न हो तो कहना चाहते हैं। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 1000 लिख के पीछे परसेंटेज लगा लो, ये पंक्ति जो मैं कह रहा हूँ कि जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे
वह ढंग बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इसमें थी भाई। किसमें थी? भिखारी दास में। और ये वाली शब्दावली और ये वाली पंक्ति हम किसी कवि के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे ना उस बात से कह देते थे। कौन थे? भिखारी दास जी थे ये कहने वाले, ठीक है ना। अब आप व्यवहार में बह मत जाना, एक प्रकार से भावों में बहकर आप लगा दो, भिखारी दास की जगह बिहारी लगा दो, आप केशव लगा दो, देव लगा दो, पद्माकर लगा दो, नहीं नहीं, भिखारी दास, ओनली भिखारी दास। तभी तो ये सिर्फ पढ़ने का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते क्यों है? ताकि हम चीज़ें अंडरलाइन कर सकें, हाईलाइट कर सकें, नोट्स बना सकें, फिर रिवाइज कर सकें। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओ आप, है ना। एक टाइम आता है जब हम एक टाइम पे तो हम साल भर तक सिलेबस नहीं कर पाते, और एक टाइम आता है जब हम 2 दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं, 1 दिन में कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम उतना जो है ना एकदम प्रकार से इतना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कम से कम, कि हमको आसानी होती है, ठीक है ना। नीचे और दास जी जो है ऊंचे दर्जे के कवि थे, बहुत बढ़िया। वाई घरी ते न सान रहे न गुमान रहे न रहे रघुराई, ना ना, वाही घरी ते न सान रहे न गुमान रहे न रहे सुखराई, बहुत बढ़िया। और दास न लाजे को साज रहे न रहे तन को घर काज की घाई, जल्दी है ना। हया देख साधा निवारे रहो, सब हीलो भटो सब भांति भलाई, और देखत कान्हे न चेते रहे, नहीं चित्ते रहे नहीं रहे चतुराई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कहानी को देख के न तो चेत इनकी चेतना भी नहीं रहती, चित्त भी नहीं रहता, और चतुराई रहती है ना। देखो कितना बढ़िया शब्दों के साथ करते हैं ना एकदम। ये पंक्तियां वैसे इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस बढ़िया पंक्ति है ना। अब ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण नहीं है जो दूसरे अपन पढ़ रहे हैं, कि नैनन को तरसे ये कहाँ लो ही ये बिरहागी में ते ये। कब तक उनके नैनों को तरसेंगे यार, कब तक विरह में जिएंगे। और एक घड़ी न कहूँ कल पे, कहाँ लगी प्राणन को कल पे। अब ये कल पाए वाली पंक्तियां हम घनानंद में ही पढ़ते हैं, पर यहाँ पे भी है ना। घनानंद वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल पाए वाली पंक्तियां। आवे यही अब जी में विचार, सखी चली सोती हो गए घर जे, कि हो सकता है स्वतन के घर गया होगा। और बान घटे थे कहा घटी है, जो पे प्राण पियारी को देखन पिए, बहुत बढ़िया है। अगर मान सम्मान घट भी जाएगा तो कोई बात नहीं होगी, अगर प्रिय को देखने का मौका मिल रहा है तो। कूदो तहाई चलो ले हमें जहाँ, बहुत बढ़िया यार, कितनी बढ़िया पंक्ति है ना यार। कूदो तहाई चलो ले हमें जहाँ, कुबरी कान्हा बसे एक ठोरी। कूदो हमें वहां लेकर चलो जहाँ पे वो कुबरी है ना और कान्हा है, वो एक ठोर निवास करते हैं, ले चलो। और देखिए दास अघाए अघाए तिहारे प्रसादे मनोहर जोरी, कुबरी सुख छुपाई ये मंत्र लगाई है, कान्हा सुप्रीत की डोरी। कुबरी भक्ति बढ़ाई है, बंदी चढ़ाई है, चंदन बंदन रोरी। बहुत बढ़िया यार, कितनी अद्भुत पंक्ति है ना, कि कोई मंत्र हम कोई बता दो यार, वो कुबरी से पूछेंगे हम भी। और कड़ी के निशंक बैठी जाती झुंड झुंड में, अब आया कविता, पहले सवैया था, अब आया घना करी। लोगन को देखी दास आनंद पगति है, डोरी डोरी जई तही लाल करी डारते हैं, अंक लगी कंठ लागी बेखो उमगत है, चमक झमक वारी ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी जाहिर जगत है, राम असी रावरे की रन में नरन में, नीलज बने तासी होरी खेलन लगते हैं। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ना। अब तो बिहारी के वे बानक गयरी तेरी, तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, सोन तो बानिश स्वाति बुंदन के चातक के शासन को भरी बे, दूरप ताजा को चीर को। छोड़ दो, नीचे चलते हैं, नीचे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अखिया हमारी दई मारी सूदी बुद्धि हारी, है ना। और मोहू जे मऊ ते जो न्यारी दास रहे सब काल में, छोड़ दीजिए भाई, नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं। बिल्कुल खत्म। ये हो गए हमारे कौन से कवि? भिखारी दास भी पूरे। 24वें कवि हैं गुरुदत्ता सिंह भूपति हैं। पढ़ लेते हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से। अमेठी के राजा थे, श्रृंगार के दोहों में एक सत से बनाए, उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ठीक है यार, मुझे किसी ने बताया नहीं आवाज़ कैसे आ रही है, एक बार टेलीग्राम पे, मतलब बढ़िया आ रही है ना सुनने वाले, या फिर सो गए सभी?
मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बार, एक दो लोगों को। बढ़िया है ना? अरे बहुत बढ़िया। चलो, उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे, हम पढ़ के आए थे ऊपर इनको, वैसे भी है ना। ये महास्य जैसे सहृदय और काव्य बन गए थे, वैसे ही कवियों में इनका आदर और सम्मान भी था। बिल्कुल याद नहीं रखना इनके बारे में। भ्रूपति जो 24वें कवि है। क्षत्रिय भी इनकी वीरता में पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत खान से बिगड़ गए थे, तो शहादत खान ने जब इनकी गड़ी घेरी, जब ये बाहर शहादत खान के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। तो इनका लिखा हुआ कविंदर ने एक लिखा है, इनका उल्लेख कविंदर ने इस प्रकार किया है। बिल्कुल याद नहीं रखना अपन को ये, ठीक है? चलते हैं नीचे। नीचे लिखा हुआ है कि भाई सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण नाम से और रस रत्नाकर नाम से दो रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, बस नजर से निकाल लेना। कंठाभूषण और रस रत्नाकर जो है वो, हालांकि राग रत्नाकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि देव का ग्रंथ है। बस राग रत्नाकर देव का, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, किसी जमाने में कोई एक आध एग्जाम होगा 10-20 में से, जिसमें कोई गोल रचना सीधी सीधी पूछ ली जाएगी और गलत हो जाएगा तो कोई अफसोस नहीं है बिल्कुल भी, है ना? पर जो मुख्य धारा के कवि है उनमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है ना। नीचे चलते हैं, खत्म हो गया वर्ड, ठीक है ना? तोष निधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तोष, कवि तोष जिसे हम पढ़ते हैं, इनका एक रस निरूपक ग्रंथ है सुधा निधि नाम से। जिसका नाम ही तोष निधि है तो वो रचना सुधा निधि लिखेगा ना यार। और सुधा मतलब अमृत रस, अमृत रस मतलब रस निरूपक ग्रंथ, खत्म बात। अब इनके हम काफी सारे रचनाएं पढ़ेंगे, इनके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अंतिम रखते हैं आज का, ठीक है ना? बाकी ज्यादा नहीं झेल पाओगे आप भी। कि तोष निधि एक प्रसिद्ध कवि है। इस श्रृंगवेरपुर सिंगरौर में रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। तो सुधा निधि नामक इनका एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद का बनाया है। वेरी गुड। अब प्रश्न हो सकता है ऐसे आ जाए कि इन्होंने सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ बनाया है, तो रस भेद और भाव भेद का है, किसके लिए कहा गया है? तो जाहिर सी बात है, कोई पंक्तियां थोड़ी पूछी है आपसे या रचना पूछी है आपसे, सिर्फ दोष का हो जाएगा। हो सकता है कभी पूछ ले कि सुधा निधि जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो रस निरूपक ग्रंथ है। और कभी क्या पूछ ले, 1000 बार पूछा गया है ये तो, बहुत बार। सुधा निधि बहुत फेमस ग्रंथ है, क्योंकि नगेंद्र में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। खोज में इन्हीं की दो पुस्तकें मिलती हैं, विनय शतक और नक्षिक, है ना? विनय शतक और नक्षिक भी इनकी दो पुस्तकें मिलती है। तो ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक और प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। दोस्त एक बहुत ही बड़े सदस्य और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्तियां की है। कविता के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, है ना? भूषण भूषित दूषणहीन, प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदारथ थे जही में परमारथ स्वारथ पाई। पर ओ उकते मुकते उन्हीं कवितोष अनोष भरी चतुराई, और होत सबे सुख की जनिता बनी, आवत जो बनिता कविताई। बिल्कुल याद नहीं रखना है। नीचे चलते हैं, अगर पंक्तियां हो गई होती इनकी। बहुत बढ़िया। 26वें 27वें कवि है दलपति राय और बंशीधर, है ना? बंशीधर दलपति, इनको एक साथ पढ़ाया है इन्होंने, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है ना? कल, कल करेंगे, या लिख देता हूँ मैं, कल करेंगे। कल मतलब कल, ठीक है ना? काहू कल पाए वासो काहू कल पाए। भाई जो किसी को तड़पाता है ना, उसको कभी भी एक प्रकार से उसको भी कभी चैन नहीं मिलता है। धनानंद की पंक्तियां है ना ये। कल पाए, यहाँ पे क्या यमक अलंकार है, और वो भी कौन सा है? सभंग यमक, क्योंकि कल पाए के बीच में गैप आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट वगैरह कर देना, थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, अच्छा रहेगा, पुण्य मिलेगा। और तो कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम वाले तो मुझे भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे देखने वाले जिनको कोई अगर बातचीत करनी है मुझे, तो आप टेलीग्राम पे जुड़कर सीधा बोलते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं अब।